हाँ बच्चों, अब मैं आपको लेसन 14 ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसका कि आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन में सबसे पहले मैं आपको ऊष्मा के बारे में बताऊंगी। ऊष्मा यानी आप पढ़ते हो भाप, घर में आप बोलते हो भाप। भाप क्या है, उसी को हम साइंस की भाषा में ऊष्मा बोलते हैं। अच्छा, ऊष्मा क्या होती है? आपने देखा होगा जब भी हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलने लगती है, यानी ऊष्मा निकलने लगती है। और अगर हम उस भगोने या केतली के ऊपर ढक्कन लगा दें तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो ढक्कन है वो हिलने लगा। तो ये कहां से हिला? यानी कि ऊष्मा की शक्ति से ही तो ये ढक्कन हिला। तो ऊष्मा काम करने लगी एक लिमिट के बाद, जब वो ज्यादा बढ़ गई, तो जब ऊष्मा किसमें बदल गई? ऊर्जा में बदल गई। जब ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई तो इसका कार्य शुरू हो जाता है। आपने पहले सुना होगा कि भाप के इंजन चलते थे, यानी इतने अमाउंट में भाप बनती थी कि पूरी की पूरी ट्रेन पटरी पे खिसकती जाती थी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है वो, ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकती है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर 1 कैलोरी ऊष्मा है, 1 कैलोरी ऊष्मा जो है वो कितना कार्य कर सकती है, यानी कितना ज्यादा जूल ऊर्जा प्रदान करती है? 4.2 जूल ऊर्जा। ठीक है, यानी इतनी कैलोरी जो ऊष्मा है उसमें इतने जूल ऊर्जा हमको मिलती है। अब हमने देखा कि ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि जब किसी पानी को गर्म करा, भाप निकली, वो ऊष्मीय ऊर्जा हुई। और ऊष्मीय ऊर्जा फंक्शन भी कर सकती है जब ऊष्मा उस लेवल पे हो कि वो ऊर्जा में बदल जाए। और ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। क्या यांत्रिक ऊर्जा भी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है। जब भी कोई काम फ्रिक्शन यानी घर्षण बल के अगेंस्ट करा जाता है तो हमेशा क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। आपने कभी देखा है टायर घिस गए जमीन में, सड़क पे टायर घिस जाते हैं। कभी कभी बच्चे बहुत तेज साइकिल चलाते हैं या कोई गाड़ियां बहुत तेज से जाती हैं तो कभी फिसल जाती हैं या कोई भी तो टायर के निशान बन जाते हैं और टायर बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, कभी कभी टायर बस्ट भी हो जाता है। तो जब भी फ्रिक्शन यानी जहां घर्षण बल कम होगा वहां पर ऊष्मा मिलेगी। अब जैसे हम हथेलियों को ऐसे अगर रख दें तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा है और वो किस में बदल गई? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा कि ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकती है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा भी ऊष्मीय ऊर्जा में यानी ऊष्मा में बदल सकती है। ये काम हाथ रखना, ये यांत्रिक ऊर्जा से हमने ये करा काम, और मिली क्या हमको? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकती है। और ऊष्मा कब फंक्शन करती है? जब वो जूल में यानी वो कार्य में बदल जाती है, जब वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा, अब आपको पता है, अब आया ताप। ताप से ही तो क्या है? ऊष्मा मिलती है। कोई भी चीज अगर गर्म है, ताप से हमें क्या पता लगता है कि कोई भी वस्तु गर्म है। ठीक है, अब ताप का स्थानांतरण, ताप का स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से, अधिक ताप की वस्तु अगर कोई है उससे कम ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। आपने इसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे। आप कोई भी मेटल है या कोई भी लिक्विड है, अगर एक बहुत गर्म कर लीजिए और दूसरा ठंडा हो और उन दोनों को संपर्क में लाइए तो देखिए कि जो गर्म वाली वस्तु है, जो अधिक गर्म वाली वस्तु है, वो थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगेगी और जो ठंडी वस्तु है वो थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगेगी। यानी उसमें ताप कहां से आया? इधर से। यानी अधिक ताप वाली वस्तु हमेशा अपना जो ताप का स्थानांतरण है, अगर वो कम ताप वाली वस्तु के संपर्क में आती है तो कम ताप वाली वस्तु में ऊष्मा अपना जो ताप का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण कर देती है। जैसे कि आपने पानी मिलाते हैं, नहाते हैं गर्म पानी से, बहुत गर्म पानी कभी कभी हो जाता है तो उससे नहीं नहाते हैं, तो क्या करते हैं? उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं तो गर्म पानी और गर्म नहीं हो जाता है, बल्कि गर्म पानी अपनी ऊष्मा को ठंडे पानी को देके और वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा गुनगुना यानी बीच का हो जाता है। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अधिक ताप वाले पानी ने अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण कम ताप वाले पानी की ओर
किया। तो ऐसे कोई भी मेटल, अगर दो आप लोहे की वस्तुएं या कोई भी धातु की बनी वस्तुओं को संपर्क में लाइए, उसमें एक बहुत गर्म हो और एक ठंडी हो, आप संपर्क में लाएंगे, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो दोनों हल्की हल्की गर्म हो गई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ऊष्मा और पढ़ा ताप। अब ताप कैसे नापते हैं? ताप नापते हैं तापमापी से। तापमापी यानी कि थर्मामीटर। तो ये 3 तरीके की होती हैं। पहला है डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर। फिर दूसरा है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला यानी कि जो साइंस लैब्स स्कूल में होती है या बहुत बड़े बड़े जहां इन्वेंशन होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं बड़ी बड़ी, वहां पर एक थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर। और एक आपने देखा होगा कि मौसम की जानकारी देते हैं और हर शहर का आपको टीवी पे न्यूज में बताते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना रहेगा। ठीक है, तो एक होता है न्यूनतम तथा अधिकतम तापमापी। ठीक है, अधिकतम थर्मामीटर। ठीक है, अब इन तीनों में ही कुछ डिफरेंस है। ये तो आपको पता है कि आपने सबसे ज्यादा इसी तरीके के थर्मामीटर को देखा होगा। ठीक है, कोई भी ताप नापने के लिए 3 जो होती हैं यूनिट, उन्हीं में ही ताप को नापा जाता है। तो सबसे पहले कौन सी है ताप नापने का मात्रक? सेल्सियस। सेल्सियस। ठीक है, फिर दूसरा जो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। ठीक है, और तीसरा है कैलोरी। और तीसरा है केल्विन। ताप इन तीनों ही यूनिट्स यानी इकाइयों में यानी मात्रकों में ही लिखा जाता है। अच्छा, इन सबकी न्यूनतम और अधिकतम जो नंबर्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब थर्मामीटर्स पे आते हैं कि पहले हम कोई भी अगर थर्मामीटर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कर लिया जाता है। देखिए बच्चों, जो थर्मामीटर की पिक्चर्स हैं हम आपको वीडियो के संग अटैच कर देंगे, डिटेल्स में आप वो देख लीजिएगा। यहां पर हम मोटे तौर पे बता रहे हैं कि सबसे पहले जब भी कोई भी थर्मामीटर बनाया जाता है तो पहले उसका न्यूनतम और अधिकतम ताप को मार्क करा जाता है। यानी न्यूनतम क्या होगा और अधिकतम क्या होगा, न्यूनतम क्या होगा, अधिकतम क्या होगा। बच्चों, प्रयोगशाला और डॉक्टरी थर्मामीटर का तो शेप लगभग एक होता है, लेकिन जो न्यूनतम और अधिकतम तापमापी होती है इसका शेप अलग होता है। ये भी आपको अटैच हम पिक्चर कर देंगे तो आप डिटेल में देख सकते हैं। अब आपके कोर्स में जो है वो हम पढ़ा रहे हैं कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम अधिकतम तापमापी में यहां पर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर और ये मैक्सिमम। ठीक है, फिर यहां पर ये मिनिमम और ये मैक्सिमम टेम्परेचर पहले मार्क कर लिया जाता है। अब मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा? मिनिमम टेम्परेचर आप जानते हो बर्फ का गलना, गलते हो एक बॉक्स में या एक प्याले में या किसी भी चीज लेके उसमें गलते हुए बर्फ में इसका आगे का पार्ट यानी यहां पर क्या भरा होता है, मरकरी। ठीक है, मरकरी फिल होती है। मरकरी क्यों फिल होती है ये आपको अभी मैं बताती हूँ। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मिनिमम कैसे मार्क करते हैं कि ये जो मरकरी होती है ये एक पतली सी नली में होती है, यहाँ पर एक नली में। ठीक है, और ये पोर्शन को हम उस गलते हुए बर्फ में यानी पिघलती हुई बर्फ में डाल देते हैं और जब टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, एक यहाँ पर फिक्स हो जाता है, घटता बढ़ता नहीं है, उसी को हम मार्क कर लेते हैं और वही मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है। इसके लिए और इसके लिए भी और इसके लिए भी तरीका मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसको मार्क करने का यही होता है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर जब पानी भाप में बदलता है, आपको पता है ये 0 डिग्री होगा मिनिमम और यहाँ 100 डिग्री होगा मैक्सिमम। तो ये क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। मैं सेल्सियस में बता रही हूँ, बट फ़ारेनहाइट और केल्विन में जब आप जाएंगे तो वो बदल जाती है यूनिट्स। ठीक है, वो भी अभी आपको बताएंगे।
और मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं कि जो खौलता हुआ पानी है उसमें डालते हैं और जब वो भाप बनने लगती है उसके बाद वो टेम्परेचर जो है वहां पर जाके स्थिर हो जाता है और उसको नोट करके वही मैक्सिमम टेम्परेचर नोट कर दिया जाता है। तो पहले किसी भी थर्मामीटर में बनाने के लिए उसको पहले मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर उसका मार्क किया जाता है। अब आया मरकरी। अब कि आगे का जो बल्ब होता है इसमें मरकरी क्यों फिल करी जाती है? हाँ, पारा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पारा जो भी होता है किसी भी टेम्परेचर की वस्तु में जैसे ही हम थर्मामीटर डालते हैं, देखिए एक तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है पारा, ठीक है। पारा जो एक धातु है, एक लिक्विड धातु है, ये आपको पता है। पारा कभी आपने देखा होगा और ये पारे के लिए ये छोटी सी नली इसमें लगी होती है, ठीक है। ये और ये जो पारा होता है ये इसी नली में लिक्विड बहता है, जितना गर्माहट पाता है यहाँ पर उतना ये एक्सपेंड होता रहता है और ये जो मार्किंग होती है उसमें ये फिट हो जाता है। तब पता लग जाता है कि इस चीज का तापमान कितना है, चाहे इसमें हो और या इसमें हो, दोनों में, ठीक है। अच्छा, तो पारे की खासियत ये है कि पारा जिस भी वस्तु में मतलब जिसका भी तापमान लेना हो बहुत जल्दी तापमान को वो प्राप्त कर लेता है और थोड़ी मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करके पूरा समान मात्रा में फैल जाता है। ये पूरी मात्रा में यहाँ पर फैल जाता है जहां तक ताप उसको मिल रहा है। यानी हम जब अपने मुंह में डालते हैं डॉक्टर थर्मामीटर तो हमको पता है कि जितना हमारे बुखार है 98 के ऊपर ही होता है, 99, 100, 101, तो वहां पर जाकर उतना बढ़ता है, लेकिन ये बीच में समान रूप से फैलता है। यानी ये जो नली होती है समान रूप से अगर यहां तक भी फैलेगी तो समान रूप से फैलता है, दीवारों पे चिपकता नहीं है, ठीक है। और अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है, जिससे कि हम लाइट के सामने थर्मामीटर करके भी आराम से उसको बुखार को देख लेते हैं, ठीक है। तो पारे की ये खासियत है कि ये दीवारों पे नहीं चिपकता, बहुत जल्दी किसी भी चीज का टेम्परेचर प्राप्त कर लेता है, जल्दी से टेम्परेचर प्राप्त कर लेता है और ऊष्मा को थोड़ी सी मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और अपारदर्शी होता है। तो इसकी इन सब चीज, लेकिन आपको पता है बच्चों की जहां बहुत बर्फ रहती है, यहाँ का जो पोल्स है हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल, जहां बहुत बर्फ रहती है साल भर, वहां पर पारा नहीं इस्तेमाल करा जाता है, वहां पारा भी जम जाता है, ठीक है। तो ये जो इसलिए पारा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब जो थर्मामीटर्स हैं उनमें जो ये जो मार्किंग होती है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। अच्छा, एक पहले और आप डिफरेंस देख लीजिए जो आपने 6th शायद 7th 8th की बुक में पढ़ा होगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो ये भी होता है कि अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर से किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो थोड़ी देर स्टेबल रहता है। यानी अगर यहां तक ये पारा आ गया तो हमें पता है कि अगर 101 या 102 भी किसी के फीवर है या जो भी गर्माहट है किसी भी चीज की, तो वो जब तक हम थोड़ी देर तक देखते हैं तो वो स्टेबल रहता है। लेकिन इस वाले थर्मामीटर में ये खासियत होती है कि जैसे ही अगर जिस वस्तु में आपने इसको डाला है और जैसे ही हटाएंगे, ये इस तरीके से बना होता है कि जैसे ही उस वस्तु से जिसका टेम्परेचर मेजर करना है वहां से इस थर्मामीटर को हटाया कि जो पारे का लेवल है जो कि यहां था वो फौरन यहां से गिर के और फौरन नीचे चला आता है। तो इसमें जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उस वस्तु में ही ये थर्मामीटर पड़ा रहना चाहिए। आपको जिस वस्तु का, जिस भी लिक्विड का, जिस भी चीज का आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसमें ये थर्मामीटर उतनी देर तक पड़ा रहना चाहिए और पड़े रहने के दौरान ही आपको उसकी रीडिंग चेक करनी है। अदरवाइज जो पारे का लेवल है यहां पर से डिक्रीज होके और नीचे आ जाता है। अब जो इनमें मार्किंग है वो क्या होती है, तो आपको मैंने बताया कि अगर हम गलती हुई यानी पिघलती हुई बर्फ में रखते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर मिल जाता है और भाप बनते हुए पानी में जब भाप बनती है उसमें रखते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर बन जाता है। अब हाँ, जैसा कि आपको बताया 3 मापक्रम होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन मापक्रम। तो इन तीनों में जो मापक्रम होता है उसमें न्यूनतम बिंदु और अधिकतम बिंदु जो होता है वो उसकी जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब सेल्सियस में जो न्यूनतम तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सेल्सियस में जो न्यूनतम तापमान होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे
कि हम इसमें आपको हटा के यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सेल्सियस में जो न्यूनतम होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो होता है ये है मिनिमम, ठीक है। और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम। अब टेम्परेचर जो थर्मामीटर होता है उसमें 0 आगे मार्क करते हैं और पीछे 100 मार्क करते हैं, लास्ट वाला नंबर, और बीच के जो खाने होते हैं उनको 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। अच्छा, अब आप बताओ मिनिमम टेम्परेचर है ये, तो मिनिमम यानी 0 डिग्री सेल्सियस कब होता है? जब पानी बर्फ बनता है या बर्फ पिघलती है, ठीक है। तो ये दोनों टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी मिनिमम टेम्परेचर। जब भी पानी बर्फ बन जाए समझ लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। और मैक्सिमम कब होता है? जब पानी भाप बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस। और जब सेल्सियस मापक्रम होता है उस थर्मामीटर का, तो बीच के खानों को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब अगर फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट में जो होता है वो मिनिमम होता है यहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो अधिकतम होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहां पर भी अगर फ़ारेनहाइट वाला मापक्रम है किसी भी थर्मामीटर में, तो हम उसको बर्फ जब बनेगी, पानी बर्फ बनेगा, तो उस समय वो मापक्रम कितना शो कर रहा होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब पानी भाप बन रहा होगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर हम मानते हैं, तो वो कितना होगा, कितना शो रहा होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बीच के जो पार्ट होते हैं उनको 182 मतलब बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 180 भाग में बराबर बांट दिया जाता है। 212 से 32 माइनस करेंगे, कितने खाने बचे? 180। तो बीच के जो पार्ट होता है, मिनिमम यहाँ, मैक्सिमम ये, और बीच के खाने 180 बचे तो उनको 180 बराबर भागों में बांट दिया गया। और जब केल्विन होता है तो केल्विन में क्या होता है? केल्विन में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम, वो माना जाता है 272 डिग्री केल्विन, ठीक है। और मैक्सिमम जो ये है मिनिमम, और जो मैक्सिमम है वो 373 डिग्री केल्विन। और बीच के जो खाने बचे, 100 खाने बचे, 373 माइनस 272 यानी कि इसका 0, जो यहाँ पर 0 है ये 32 है, यहाँ पर केल्विन में नापेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर यानी पानी से बर्फ बनने वाला टेम्परेचर कितना होगा? 272 डिग्री केल्विन। और मैक्सिमम यानी पानी से भाप बनने वाला 373 डिग्री केल्विन। और बीच के जो 100 खाने उनको बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये हो गए आपका जो थर्मामीटर तीनों तरीके के होते हैं उनकी बनावट मैंने आपको बताई। पिक्चर्स आपकी रियल पिक्चर्स में अटैच कर दूंगी। उसके अलावा जो ये 3 मेजरमेंट है इसके ताप नापने के, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, उसमें मिनिमम मैक्सिमम कैसे होता है वो बताया। अब एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में है तो केल्विन में बदल सकते हैं, केल्विन में है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं वो हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे। हाँ, ये वो फॉर्मूला है जो कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में आपस में संबंध भी दिखा रहा है। और अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को में या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में किसी में भी चेंज करना हो तो आप इसका, अगर आपका टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में और आपको फ़ारेनहाइट चेंज करना है तो आप सिर्फ इतना फॉर्मूला लगा के ये आप चेंज कर सकते हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। या आपको टेम्परेचर करना है फ़ारेनहाइट और केल्विन में तो आप ये इतना फॉर्मूला लगा के फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। और सेल्सियस केल्विन के लिए आप ये चीज और ये चीज लेकर आपस में रख के आमने सामने, क्योंकि ये तीनों जो है वो बराबर है। C/100 इज इक्वल टू C यानी कि सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273
23/100। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला तीनों में संबंध भी दिखा रहा है, और उसके साथ ही साथ अगर आपको इसमें यूनिट के माप क्रम को चेंज करना है, बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो आप इनको लगाकर, इस फॉर्मूले को लगाकर बदल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, पार्ट 1 में इतना। अब पार्ट 2 में आपको आगे के बारे में, यानी कि जो अवस्था परिवर्तन है वो उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।